आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की फॉर्म के नाम से भी जानते हैं कि भाई एटम का स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्टिकल्स या पार्ट्स जो है वो आते हैं। वैसे तो कोई मुझे बता सकता है कि एटम के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी ट्रू। न्यूट्रॉन। लेकिन आपको पता है 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमको पता है एटम के अंदर एट प्रेजेंट। लेकिन हम सिर्फ इन्हीं 3 पार्टिकल्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हालांकि वर्ड एटम का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे लोगों को क्या पता था कि उनको तो यही लगता था कि एटम से ज्यादा छोटा कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि एटम उन्होंने उस टाइम पे डिस्कवर नहीं करा था, पर उन्होंने इमेजिनरी बिहाफ पे लिख दिया कि एटम किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, एनी फॉर्म ऑफ मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा? अनडिविजिबल होगा या इनडिविजिबल होगा। इसलिए उसका नाम बेटा क्या रखा गया? एटम रखा गया। लेकिन आज हम जानते हैं कि साइंस बेटा इतनी ग्रो कर चुकी है कि हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और 3 पार्टिकल ही नहीं बल्कि हमारे पास ऑलमोस्ट 35 टाइप ऑफ पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर जो होते हैं हमको उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो एक एक करके हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन करेंगे। एंड जो जो चीजें कॉपी करने के लिए होंगी आप उनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, अदरवाइज आपके साथ हम नोट्स जो है वो शेयर कर ही लेंगे। तो आप उन नोट्स में एज इट इज बहुत कुछ रिटर्न है। फिलहाल जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरह का रीकैप होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में या पिछली छोटी क्लासेस में क्या क्या चीजें एटम के बारे में पढ़ी हैं और समझी हैं। तो इट इज अ स्मॉल रीकैप ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हाट वी नो अबाउट एटम फ्रॉम आवर प्रीवियस ईयर्स, क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 उनके अंदर। और फिर हम इसी चैप्टर को स्ट्रेच करके क्लास 11th की प्योर साइंस में ले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस चीज के बारे में। वैसे तो हमारे पास एटम को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक थ्योरी आती है जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी। अगर आपको याद हो क्लास 9th के अंदर आपने इस थ्योरी को पढ़ा था एक नाम से, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने बेटा ये थ्योरी बनाई थी। जब उन्होंने बड़े सारे साइंटिस्ट के कलेक्शन वर्क को देखा तो उन्होंने कलेक्ट करके डेटा को ये थ्योरी बनाई। तो ये थ्योरी अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स पुरानी है। ये कहती है कि कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो बहुत ही छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है जिसका नाम क्या होता है ग्रीक में एटम, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। कहता है एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और ये हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स है, मतलब कोई आउटसाइड बाउंड्री नहीं है एटम। आई रिपीट, आउटसाइड बाउंड्री एटम की कोई भी नहीं है। कहता है एटम्स अगर एक एलिमेंट के हैं तो वो सारे एक जैसे ही होंगे। जैसे आपने कार्बन के 4 एटम ले लिए, तो
तो बेटा इन चारों का साइज, मास और प्रॉपर्टीज बेटा क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनका एक एक एटम लेंगे तो बेटा इनके मासेस, साइज और प्रॉपर्टीज ये सब बेटा क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं बेटा वो अलग अलग होते हैं। वो कहते हैं एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सर क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि एटम होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में इट इज द एटम्स व्हिच मेनली पार्टिसिपेट, और यही एटम्स अलग अलग तरीके से कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर एक एटम ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा दो एटम हाइड्रोजन के साथ तो पानी बनेगा, लेकिन अगर दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन करेंगे दो एटम हाइड्रोजन के साथ तो वो कोई और कंपाउंड बनाएंगे। तभी तो हमने बेटा, अगर आपको याद हो, हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो इस थ्योरी से ही, मतलब इस थ्योरी के थ्योरी इसके बाद, उस लॉ के बाद आई थी। तो इसके अलावा बेटा हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक, नील बोर, इन सब ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग कंडक्ट किए और बेटा फाइनली प्रूव कर दिया कि एटम इज नो लॉन्गर स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। वो फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता है और वो अंदर जाकर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम एटम के अंदर चले जाते हैं तो साइंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। एटम के बाहर है तो साइंस बहुत सिंपल है, लेकिन एटम के अंदर अगर जाते हैं तो बेटा पूरी की पूरी साइंस जो है वो बदल जाती है। तो ये था छोटी सी थ्योरी जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। तो बेटा एटम के अंदर जैसे कि हमको पता है कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनकी डिस्कवरीज इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ रहे। जब उनकी जरूरत होगी बेटा, डिस्कवरीज कैसे कैसे हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, उसके लिए आप अलग से लेक्चर जो है मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। बट फिलहाल फॉर द टाइमिंग इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता। बट यस, तीनों पार्टिकल्स के अगर हम सिंबल्स को स्टडी करें बेटा तो आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन को ऐसे सिंबलाइज करते हैं। कभी कभार आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को कुछ लोगों ने ऐसे भी लिखा होता है, लेफ्ट साइड पे ही दोनों चीजें। प्रोटॉन में छोटा p आता है, ऊपर लिखा होता है 1, नीचे क्या लिखा होता है +1। न्यूट्रॉन में छोटा n आता है, लेफ्ट पे ऊपर 1 लिखा होता है, नीचे क्या होता है 0। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन। डिस्कवरर एक्चुअली में गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर प्रोटॉन डिस्कवर किया था। उसके 10 साल के बाद जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था बेटा, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। और जैसे ही, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गोल्डस्टीन ने गोल्डस्टीन के बाद जे थॉमसन ने जब ये डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, तो बेटा उन्होंने फिर अपना सबसे पहला मॉडल दिया था, जो आपको याद होगा, थॉमसन मॉडल
ऑफ एन एटम। इसको हमने छोटी क्लासेस में किस नाम से जाना था? प्लम पुडिंग मॉडल, हमने इस नाम से भी जाना था। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि सबसे पहले प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, ठीक है। प्रोटॉन डिस्कवर होने के बाद इलेक्ट्रॉन उसके 10 साल के बाद डिस्कवर हुआ था अप्रोक्सीमेटली। और जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था तो वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, और जे थॉमसन के डिस्कवर करने के बाद ही उन्होंने फटाफट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम बना दिया, जो बाद में जाके गलत हो गया। क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट थे, कौन? रदरफोर्ड। उन्होंने इस मॉडल को क्या प्रूव कर दिया? गलत। सर वो कैसे? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर कर दिया क्या? न्यूक्लियस एटम के अंदर। ये सारी चीजें हम बेटा अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पर मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे से बता रहा हूं। इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल काफी सालों तक चला, लेकिन बाद में बेटा साथ साथ में अगर आप देखें तो 1897 से अगर आप वापस आ जाएं 1932 में, तो बेटा अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स के बाद बेटा कौन सा पार्टिकल डिस्कवर हुआ? न्यूट्रॉन। मतलब इतनी दिक्कत आ रही थी न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में, और दिक्कत जायज थी क्योंकि बेटा न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए बेटा उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कि इसको बाहर कैसे निकालें। तो आप देखो, अगर ऑन एन एवरेज 3 पार्टिकल्स को, जो तीनों एक ही एटम के अंदर है, उनको निकालने के लिए, डिस्कवर करने के लिए बेटा अप्रोक्सीमेटली 40 साल लगते हैं। कितनी स्ट्रेंज की बात है बेटा कि एक ही एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, उनको ढूंढने के लिए बेटा अप्रोक्सीमेटली 40 साल लग गए। और बेटा बहुत बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने मेहनत करी ये सब निकालने के लिए, ठीक है। तो हम उसके बाद पढ़ेंगे जब रदरफोर्ड ने डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस, तब जाके बेटा हमारे पास सेकंड मॉडल ऑफ एन एटम आया। अगर आपको याद हो, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। एंड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया था? अगर आपको याद हो, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट एक कंडक्ट किया था। तो बेटा हम सारे पुराने मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे, ताकि एक अच्छा बेस बनाकर, और जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे उनसे हमने कैसे रिलैक्सेशन ऑब्टेन किया बाय डिस्कवरिंग न्यू मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसमें से बहुत सारी चीजों की फिलहाल बेटा अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं वो सब चीजें जो है हटा रहा हूं। आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में। वो है बेटा लोकेशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर। प्रोटॉन और So, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। हाँ जी बेटा। so I actually got disconnected. The last thing I heard was like you just finished Dalton's atomic theory. तो उसके बाद क्या किया आपने? नेक्स्ट बेटा जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो है नेचर।
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर हम चार्ज की वैल्यू की बात करें तो बेटा जो रिलेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे -1 है, आप देख सकते हैं बेटा। प्रोटॉन पे +1 होता है, आप ये देख सकते हैं बेटा। और न्यूट्रॉन पे तो आपको पता ही है कितना चार्ज होता है, 0। एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें सर, रिलेटिव चार्ज रिलेट करके आता है, एब्सोल्यूट चार्ज कैलकुलेट करके आता है। तो बेटा ये वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन में भी कितनी है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम अप्रोक्सीमेटली इसको इतना लेते हैं, इसको आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड यू नो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो दिस इज द कैलकुलेट या दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके एक्चुअली मैथमेटिकली चार्ज की वैल्यू निकालूं तो बेटा ये चार्ज की वैल्यू जो है वो ये आती है। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, नोट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैज स्मॉलेस्ट चार्ज वैल्यू। बेटा आपने देखा होगा कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होता है। और इस चार्ज को बेटा हम किस सिंबल से लिखते हैं बेटा, सिंबल इज E। चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय E, छोटा e। और इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E माइनस। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। सिंपल E अगर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है तो इट इज चार्ज, और कहीं पे E माइनस लिखा हुआ है तो बेटा दैट इज इलेक्ट्रॉन। देन इफ यू टॉक अबाउट मास, मास का भी एक रिलेटिव मास होता है जिसको हम AMU कहते हैं। आज हम उसको AMU की जगह क्या कहते हैं बेटा, U। तो बेटा ये वैल्यूज इतनी होती हैं, आपको इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो आप इसको 1U लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और अगर न्यूट्रॉन की भी बात करूं तो आप 1U लिख सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट से अगर आप ध्यान से देखें, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। ठीक है, आपको इस मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास एक्चुअली में कैलकुलेट करते हैं तो बेटा वो वैल्यू आती है 9.1। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और बेटा न्यूट्रॉन कितना है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप यहां पे भी देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, पर एक्चुअली में हम दोनों के मासेस को सेम ही लेते हैं। तो बेटा ये सारी वैल्यूज जो है ये तो जहां जहां पे जरूरत होगी हम आपको देंगे। ये वाली वैल्यू भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। बट सिंस हम फर्स्ट टाइम इनको पढ़ रहे हैं तो बेटा टीचर्स एग्जाम के अंदर इन वैल्यूज को जरूर देता है। एंड अगले साल बोर्ड्स में जब हम स्टडी करेंगे बेटा तो हर वैल्यू दे रखी होती है। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा मैंने उनके ऊपर डबल टिक लगा दिया है, आपको उनका ध्यान रखना है।
ठीक है, ये हो गई हमारे पास मास के बाद। और अगर हम रिलेट करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो बेटा प्रोटॉन and neutron are almost same as the mass of hydrogen, लेकिन ये देखो बेटा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन इज मोटा मोटा 1837 टाइम्स हल्का, लाइटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। मैं आपको इसका कंपैरिजन बताता हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा। अगर मान लो बेटा ये जो छोटी सी डॉट मैंने बताया, आपको ये डॉट दिख रही है बेटा रेड कलर की स्क्रीन पर? Yes, sir. दिस डॉट Yes, बेटा sir. रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन है साइज में, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे अप्रोक्सीमेट हिसाब से बेटा ये प्रोटॉन का साइज होता है, और न्यूट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है या थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के साइज को कंपेयर करूं, तो बेटा ये है तीनों के साइज का कंपैरिजन। इट इज लाइक प्रोटॉन रिप्रेजेंट्स योर बॉडी एंड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स आपके बॉडी में एक हेयर। अगर आपकी बॉडी से एक हेयर कम हो जाता है, तो बेटा आपके मास को एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स लाइक द डिफरेंस इज इतना ज्यादा कि कहां पे एक बॉडी का मास और कहां पे एक हेयर का मास, इतना डिफरेंस होता है बेटा एक्चुअल सब एटॉमिक पार्टिकल में। क्योंकि बेटा हम बहुत बार इनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना बड़ा है एक दूसरे के कंपैरेटिवली। बच्चों को, लोगों को लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो प्रोटॉन भी ऐसा है और न्यूट्रॉन भी ऐसा है, जो बिल्कुल गलत है बेटा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट दोनों सेम साइज और मास के हैं, पर बेटा आप देखिए कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन उनके कंपैरिजन में। इट इज लाइक अ डॉट। तभी तो कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स छोटा होता है इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ साइज। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, if you want to copy just for your comparison sake you can copy, but हम आपको previous slide पे ले जाते हैं ताकि आपको जो जो जरूरी लगता है आप कॉपी करें। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और एक एक करके हम धीरे धीरे मॉडल्स ऑफ एन एटम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास मॉडल आता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इन्होंने हमको क्या बताया? इन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक स्फेयर की तरह है, सॉलिड स्फेयर की तरह है। अब बेटा सॉलिड स्फेयर का एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वाटरमेलन। अब वाटरमेलन के अंदर जो सारा का सारा रेड पोर्शन है वो प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन है बेटा उसके अंदर वो क्या है, सारा का सारा रेड पोर्शन है ना, सॉलिड स्फेयर। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उस सीड्स की तरह है जो वाटरमेलन में फंसी हुई है। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स विच आर लाइक सीड्स, तो दे कांट मूव। तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से सबसे पहले तो एटम के अंदर बेटा उन्होंने कहा देयर आर ओनली टू फंडामेंटल पार्टिकल्स।
कौन कौन से? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना बेटा, एटम जो है बेटा वो हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। सर वो कैसे? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही बेटा क्या होते हैं? प्रोटॉन। एंड बोथ हैव सेम चार्ज, बोथ हैव सेम चार्ज। तो इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज से यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एटम न्यूट्रल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज बेटा एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल है। एंड बेटा उन्होंने रेडियस बताया एटम का, जो बेटा कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो रेडियस किसी भी एटम का ऑन एन एवरेज बेटा कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, जो बहुत 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 छोटा है। अब वैसे तो बेटा थॉमसन के मॉडल को हम वाटरमेलन से कंपेयर कर रहे हैं, पर उन्होंने उसको प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहा था क्योंकि क्रिसमस का जो प्लम केक होता है बेटा, इट इज सॉफ्ट लाइक ब्रेड। तो बेटा जो पूरा ब्रेड है वो प्रोटॉन है, और उसके अंदर जो नट्स है ना, काजू बादाम पिस्ता टाइप्स, बेटा वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। None of the particles, that is electron या फिर प्रोटॉन, आर फ्री टू मूव। वो कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। तो दिस इज द प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय थॉमसन। किसी का कोई सवाल जवाब हो तो वो पूछ सकते हैं। आफ्टर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, हमको पता लगा कि थॉमसन का तो मॉडल गलत है, उनका तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही गलत है। सर वो गलत कैसे हुआ? वो बेटा रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया कि गलत है। सर वो कैसे? क्योंकि बेटा उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे पता लग गया कि पार्टिकल्स ऐसे बिखरे हुए नहीं हैं जो थॉमसन क्लेम कर रहे हैं। उनका एक एक्सपेरिमेंट था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बेटा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को समझिए। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉयल ली। सर गोल्ड फॉयल क्यों थी ली रदरफोर्ड ने? क्या वो बहुत अमीर इंसान थे? नहीं बेटा, क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। गोल्ड हैज वेरी हाई डेंसिटी। आप अगर कभी मूवीज में देखते हैं कि वहां पे एक गोल्ड की छोटी सी ब्रिक पड़ी हुई है ना, तो बेटा छोटी सी ब्रिक तो छोड़ो, अगर गोल्ड का छोटा सा एक पीस भी पड़ा हो तो आपको लगेगा कि अरे ये कितना हल्का सा होगा, कितना सिंपल सा होगा, इसको तो आराम से मैं उठा लूंगी या उठा लूंगा। पर द मोमेंट आप बेटा उसको पिक करोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो काफी हैवी है। बेटा दैट इज नोन एज डेंसिटी। बेटा सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, बेटा इन मेटल्स की डेंसिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब इनको देखोगे ऐसे लगेगा कि बड़े हल्के हैं, लेकिन जैसे ही बेटा आप हैंड में उठाओगे तो बेटा आपको लगेगा कि ओ माय गॉड। आपको पता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बताता हूं। लेट्स सपोज 100 ग्राम गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो बेटा 100 ग्राम गोल्ड जो है वो इतने से पीस में आ जाएगा, लेकिन 100 ग्राम का जो वेट होता है जो लोग शॉप में रखते हैं वेइंग करने के लिए, बेटा उसका साइज जो होता है
आयरन में वो इतना बड़ा होता है। तो अब आप खुद इमेजिन कर लो कि गोल्ड की डेंसिटी मतलब एक छोटे से पीस के अंदर कितना ज्यादा मास अकोमोडेटेड है। तो व्हाई ही टुक गोल्ड फॉयल इज द रीजन कि बेटा गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सर डेंसिटी ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, उससे एटम्स आर tightly packed and there is no free space किनके बीच में, बिटवीन एटम्स। अगर डेंसिटी बेटा कम होगी तो बेटा एटम्स ऐसे ऐसे पैक होंगे, लेकिन अगर बेटा डेंसिटी ज्यादा होगी तो बेटा एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। तो इसे कहते हैं हाई डेंसिटी, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, लो डेंसिटी। तो बेटा द रीजन ही टुक अ गोल्ड फॉयल वाज कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड इस गोल्ड फॉयल, फॉयल को तो आपको पता ही है ना बेटा, समथिंग विच इज वेरी थिन, जैसे हमारे घरों में एल्यूमिनियम फॉयल होती है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा बेटा जब हमारे इंडिया में स्वीट्स दी जाती हैं तो बेटा कुछ स्वीट्स के ऊपर सिल्वर फॉयल लगती है ना, क्या लगती है बेटा, सिल्वर फॉयल। तो बेटा जो स्वीट्स के ऊपर आपने देखा होगा एक सिल्वर की फॉयल है ना, एक्चुअली दैट इज सिल्वर फॉयल, सिल्वर फॉर्म इज एडिबल, वो वाली जो सिल्वर की फॉयल होती है वो हम ईट कर सकते हैं। उतनी ही पतली बेटा थिन क्या ली गई, गोल्ड फॉयल ली गई। अब बेटा इस गोल्ड फॉयल को उन्होंने चारों तरफ से किससे कवर कर दिया, फोटोग्राफिक फिल्म। इसको बेटा हम कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। बेटा भगवान न करे अगर आप में से किसी ने कभी एक्सरे कराया है तो बेटा एक्सरे जिस फिल्म पे आती है बेटा, दैट फिल्म इज नोन एज फोटोग्राफिक फिल्म। तो बेटा जब किसी बॉडी के ऊपर एक्स रेज गिरती हैं तो बेटा यहाँ पे प्लेट लगी होती है, यहाँ पे बेटा वो एक्सरे की फिल्म लगी होती है, तो वो रेज पास करती हैं, इस फिल्म को डैमेज करती हैं, तो हमारे पास बोन्स का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो जहां जहां से फिल्म डैमेज होगी वहां वहां से बोन का स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है बेटा। तो दैट इज नोन एज अ फोटोग्राफिक फिल्म, उसको बेटा चारों तरफ से कवर कर दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल फिल्म। एंड फाइनली बेटा एक सोर्स लिया डेंजरस अल्फा रेडिएशंस को पास करने का। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेटा इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि वो डेंजरस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स का मास कितना होता है, 4 यूनिट्स का, और इनके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, +2, मतलब दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये अल्फा पार्टिकल्स को बेटा क्या किया गया, बम्बार्ड किया गया। इसको मतलब होता है बेटा इनको फेंका गया गोल्ड फॉयल के ऊपर, और अल्फा पार्टिकल को रिलीज कौन करता है बेटा, एक रेडियो एक्टिव मेटल, जिसको बेटा हमने इस लेड बॉक्स में पैक कर दिया। हम उतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहे, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स बेटा यहां से निकले तो हमको लगा कि बेटा ये गोल्ड फॉयल से पास थ्रू कर जाएंगे और फिल्म को यहां से डैमेज कर देंगे, और ऐसा हुआ।
ये फिल्म एक साइड से डैमेज हो गई, लेकिन बेटा ऑब्जर्वेशन बड़ी अजीब सी ये थी कि यहां से फिल्म क्यों डैमेज हुई, यहां से फिल्म क्यों डैमेज हुई, यहां से फिल्म क्यों डैमेज हुई, यहां से फिल्म क्यों डैमेज हुई? क्योंकि बेटा अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या कर गए, स्कैटर कर गए। अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है एक दूसरे डायग्राम से। बेटा जब हम इनको मैग्नीफाई करते हैं तो आप देखो बेटा ये हमारे पास गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं और ये हमारे पास बेटा क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल्स। अगर थॉमसन सही था, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर थॉमसन सही था तो बेटा ये अल्फा पार्टिकल्स एटम को स्ट्राइक करके वापस आने चाहिए थे, क्योंकि एटम जो है वो एक हार्ड स्फेयर है थॉमसन के कंपैरेटिवली। लेकिन हमने देखा कि जो फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म जो इस फॉइल के बाद में प्लेस थी, बेटा वो सारी की सारी क्या हो गई, डैमेज हो गई। अगर वो डैमेज हो गई इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल फॉइल से क्या कर गए, पास थ्रू कर गए, पास थ्रू। और कोई भी चीज पास थ्रू तभी तो करेगी जब उसके अंदर क्या होंगे, एम्प्टी स्पेसेस। तो यहां से थॉमसन का जो कॉन्सेप्ट था वो गलत हो गया। कैसे, जरा देखो बेटा क्या आई ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो पास थ्रू कर गए फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो बेटा इससे क्या उन्होंने कंक्लूड किया कि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर क्या होता है, खाली। लेकिन थॉमसन तो कहते हैं कि एटम पूरा भरा हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा रेड पोर्शन या केक की तरह वो पूरा सॉलिड स्फेयर है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बेटा फॉइल कभी भी अल्फा पार्टिकल्स को पास थ्रू करने नहीं देती। नेक्स्ट जो उन्होंने बेटा चीज ऑब्जर्व करी वो ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। अब आप देखो ना बेटा ये वाला अल्फा पार्टिकल, ये देखो ये तो बिल्कुल सीधा ऐसे जा रहा था लेकिन अपने पाथ से ये टेढ़ा हो गया, इसे कहते हैं स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और कुछ जो थे बेटा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे बेटा ये वाला पार्टिकल है, लार्ज डिफ्लेक्शन। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट इन द एटम। सर कहां पे, एट सेंटर। मतलब चीजें जो है एटम के अंदर बिखरी हुई नहीं होती, पर चीजें जो है वो एटम के सेंटर में होती हैं। हर चीज सेंटर में अवेलेबल है। अब वो कौन सी चीज है हमको पता नहीं लग पाया, पर बाद में जाके हमको पता लगा अगर अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वो एक दूसरे से बेटा क्या होंगे, डिफ्लेक्ट। क्योंकि बेटा सेम चार्ज बेटा क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो अल्फा पार्टिकल जब भी इस सेंटर से पास करता है तो वो अपने पाथ से बेटा क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव। कहते हैं ओनली सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज मास जो ऑक्यूपाई कर रहा है वेरी स्मॉल से स्पेस, इट इज नॉट डिस्टर्ब्ड।
जो थॉमसन कह रहे थे। ये देखो बेटा, लार्ज डिफ्लेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन या बाउंसिंग बैक तब होता है जब अल्फा पार्टिकल मेटल का फॉयल हिट करता है सेंटर को। बेटा डायग्राम के अंदर सेंटर को अगर वो हिट करता है तो वो बाउंस बैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कोलिजन विद पॉजिटिव चार्ज मास इन एन एटम। तो इसका मतलब हो गया, ये जो सेंट्रली लोकेटेड मास है न्यूक्लियस, ये बेटा बहुत डेंस एंड क्या है बेटा, हार्ड। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और बाद में अब आप देखो, जहां पे एटम का रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 10 टू द पावर -15 मीटर है रिस्पेक्टिवली। तो ये था कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसने बता दिया कि एटम भरा हुआ नहीं होता, बल्कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह जो है वो क्या होती है बेटा, एम्प्टी होती है। हाँ जी बेटा, तो एक बार क्विकली हम रिवाइज करते हैं हमारा रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। नाउ रदरफोर्ड ने बेटा एक पतली सी गोल्ड फॉयल ली। अब ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड फॉयल को हमारे लिए ड्रॉ करना एज अ फॉयल इज डिफिकल्ट, तो मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये उसके एटम्स है विच आर टाइटली पैक्ड। इस गोल्ड फॉयल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं जरा देखिए, उनके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसको बम्बार्ड करने के लिए उन्होंने एक सेपरेटली एटम लिया। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं जो खतरनाक रेडिएशन लाइक अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर सकते हैं। अब उनको नहीं पता था कि ऑब्जर्वेशन क्या होने वाली है, एंड जस्ट टू ऑब्जर्व बेस्ट, बेटा ये कौन से हो गए हमारे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स का सिंबल क्या होता है, अल्फा। इनका मास कितना होता है, 4। और ध्यान रखिएगा बेटा, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज होता है। रदरफोर्ड हमको ये बता चुके हैं, रदरफोर्ड हमको ये बता थॉमसन हमको ये बता चुके हैं कि एटम इज लाइक अ सॉलिड पेयर। मतलब एटम के अंदर जगह खाली नहीं है। अगर एटम के अंदर घुसोगे तो यहाँ तो वो पूरा का पूरा प्रोटॉन है, साथ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अंदर जगह खाली नहीं है। अगर इसके अंदर जगह खाली नहीं है तो जब अल्फा पार्टिकल जाएंगे उससे टकरा के उनको वापस आ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एटम से क्या कर गए, पास थ्रू कर गए। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि वो पास थ्रू कर गए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो फोटोग्राफिक फिल्म रखी थी, फोटोग्राफिक फिल्म, बेटा वो बुरी तरीके से क्या हो गई, डैमेज हो गई। क्योंकि जब ये रेज इसके ऊपर फॉल करेगी तो फिल्म खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ये फिल्म की खास बात ही यही है कि इसके ऊपर अगर कुछ रेडिएशन गिर जाए तो बेटा ये फिल्म खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अच्छी वाली फिल्म की
अपने आप खराब हो गई। कैसे? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके उसके वहां चले गए। और कोई भी चीज पेनिट्रेट तभी तो कर पाएगी जब उसके अंदर जगह खाली हो। लेकिन ये थी उनकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे बेटा वो क्या कर गए, पास थ्रू कर गए। सर क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन और ये क्या आ गई, कंक्लूजन। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स went straight without any deflection। तो इसका मतलब क्या हुआ, most of space in an atom is empty। अब जरा देखो बेटा ध्यान से, एटम के अंदर 99% स्पेस बेटा खाली होता है। और थॉमसन कह रहे थे पूरा एटम भरा हुआ होता है। गलत, पूरा एटम भरा हुआ नहीं होता। 99% स्पेस जो होता है एटम के अंदर खाली होता है, सिर्फ 1% भरा हुआ होता है। सर वो 1% कौन सी जगह है बेटा, वो है सेंटर में, क्या, न्यूक्लियस। सर इस सेंटर के अंदर कौन सी चीजें हैं, न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड आइडियली न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन है, मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। थॉमसन कहते थे कि पूरा एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। अरे भाई नहीं, एटम के अंदर जो सेंटर में जो जगह है उसे कहते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर बेटा क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। सर इलेक्ट्रॉन का है न्यूक्लियस के बाहर, और उसके होने से एक्सपेरिमेंट में ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। क्यों नहीं आती, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दोबारा बताऊंगा कि क्यों नहीं आती। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधा चले गए बिना डिफ्लेक्शन के। इसका मतलब है एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है वो क्या होता है, खाली। कैलकुलेशन में ये 99% स्पेस खाली आया। दूसरा उन्होंने बेटा क्या ऑब्जर्व किया, सम अल्फा पार्टिकल्स deflected with large and small angle। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो अच्छे वाले जा रहे थे, अपने पाथ से डेविएट हो गए। सर कैसे, जरा ये देखो बेटा, ये अच्छा वाला जा रहा था, ये ऐसे चला गया। ये अच्छा वाला जा रहा था, ये ऐसे आ गया। अब सर ये अपने पाथ से अलग क्यों हो रही है, तो बेटा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अल्फा पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये देखो बेटा, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। एक बात बताओ, ये रहा एक अल्फा पार्टिकल और ये रहा दूसरा अल्फा पार्टिकल। ये हो गया अल्फा पार्टिकल नंबर 1 और ये हो गया अल्फा पार्टिकल नंबर 2। दोनों पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। लेकिन कौन ज्यादा रिपेल होगा, ऊपर वाला अल्फा पार्टिकल कि नीचे वाला अल्फा पार्टिकल? सर नीचे वाला। क्योंकि वो ज्यादा पास है, इसलिए बेटा जो पार्टिकल ज्यादा पास होगा वो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट करता था, जो थोड़ा सा दूर से जाता था वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट करता था। वो इसलिए करता था, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज।
और बेटा कमाल की बात तो तब हो गई जब कोई अल्फा पार्टिकल इतनी जोर से गया और वो हिट करके बेटा ऑलमोस्ट वापस आ गया। 10,000 में से ऑन एन एवरेज एक अल्फा पार्टिकल जो था वो हिट करके बाउंस बैक हो जाता है। 1 in 10,000 बाउंसेस बैक। सर वो बाउंस बैक क्यों कर रहा है बेटा? क्योंकि न्यूक्लियस को आप ऐसा वैसा मत समझो कि बड़ा छोटा सा है, मैं ऐसे करूंगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। अरे नहीं, इतना हार्ड है कि वो स्ट्राइक करेगा और वो वापस आ जाएगा। तो इससे हमको पता लगा कि बेटा न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड। तो ये था बेटा हमारा रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में बेटा हम बात कर रहे थे। अब मेरे से पूछो, किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जब रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया कि थॉमसन जी आपका मॉडल गलत है, तो बेटा बारी आई रदरफोर्ड की अपना मॉडल ऑफ एन एटम बताने की, जिसको उन्होंने बेटा नाम रखा एज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो उन्होंने कहा थॉमसन आपका मॉडल गलत है, अब हम आपको बताते हैं कि असली मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है। जरा ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि एटम एक स्फेयर की तरह है। बिल्कुल है। इसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड के मॉडल जब आया था तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उनको रखने से ना रखने से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहते हैं कि एटम एक स्फेयर की तरह है जिसके सेंटर में बेटा एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों के होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज बेटा क्या होता है, पॉजिटिव। सर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव किसकी वजह से होता है बेटा? ऑब्वियसली बात है, प्रोटॉन के होने की वजह से इनके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव है। और तीसरी खास बात न्यूक्लियस की बेटा, न्यूक्लियस क्या कैरी करता है, मास ऑफ एटम। मैंने आपको बताया था ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने इलेक्ट्रॉन का मास कुछ भी नहीं है। तो जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे सारा मास वहीं पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और वो जगह कौन सी है, न्यूक्लियस है। तो आई रिपीट, न्यूक्लियस की 3 खास बातें हैं। ये सेंट्रली लोकेटेड है, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रोटॉन की प्रेजेंस होती है, और न्यूक्लियस पूरे एटम का मास कॉन्सेंट्रेट करता है क्योंकि मास कैरिंग पार्टिकल वो दोनों यहीं पर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर
थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अब जरा देखो बेटा ध्यान से, जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है उन्होंने कहा वो न्यूक्लियस के आगे पीछे कहाँ घूमता है? सर्कुलर पाथ के अंदर। ये क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ उन्होंने नाम दिया, या फिर ऑर्बिट, जहां पे बेटा कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज। बाकी तो हमको पता ही है कि कोई भी एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उसके अंदर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 99% ऑफ स्पेस एक एटम का बेटा क्या होता है? एम्प्टी होता है। 99% स्पेस of an atom is empty. So this is Rutherford's model of an atom. It was much better than Thomson's model of an atom. जहाँ पे वो कहते हैं कि वो स्फेयर है, ये कहते हैं कि 99% स्पेस जो है वो खाली है, क्योंकि जो मास वाली जगह है वो एटम का सेंटर है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से बताया कि जब हम उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फेंकते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे चले गए, मतलब स्पेस क्या है? खाली है। देखो बेटा, किसी भी रोड को क्रॉस करने के लिए आपको रोड भरी हुई चाहिए कि खाली चाहिए? सर खाली। खाली चाहिए। जितनी वो खाली होगी बेटा आप उतनी फास्ट बेटा क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। जिस रोड पे लोग ज्यादा होंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगी, उसको पेनिट्रेट करना, उसको पास थ्रू करना हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा? मुश्किल हो जाता है। इस वजह से रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया कि वो थॉमसन जो आप मॉडल बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा यूनिवर्स में एक चीज खास है, कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, सब मूव करती हैं। आपने इलेक्ट्रॉन को फंसा के रखा हुआ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह रहे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह नहीं रख सकते, कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आई होप बेटा बोथ मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल आपको समझ में आ गया। आपको बोर्ड से कोई भी चीज कॉपी करनी हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आ गया, सेकंड मॉडल, जिसने प्रूव कर दिया कि थॉमसन का मॉडल गलत है। थोड़े टाइम के बाद पता लगा रदरफोर्ड का मॉडल ही गलत हो गया। कैसे? ध्यान से हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बहुत सिंपल बेटा, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मैंने आपको बोला कि आप लोग सब सर्कल में भागो, रेस लगाए, कोई भी रुकेगा तो बेटा इनिशियली, ठीक है, मेरे साथ पार्टिसिपेट करना। इनिशियली व्हेन यू विल स्टार्ट रनिंग एंड रनिंग, बेटा आपकी स्पीड, आपकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा कि कम? Sir, can you please repeat? When we will start running एक सर्कुलर पाथ में या एक स्ट्रेट लाइन में भी, उससे कोई मैटर नहीं करता। फिलहाल हम एक रिंग के आगे पीछे
एक रेस ट्रैक के ऊपर भाग रहे हैं। जब हम इनिशियली भागना शुरू करेंगे, शुरुआत में 1 2 3 गो, तो हमारी स्पीड भागने की, हमारी काइनेटिक एनर्जी भागने की ज्यादा होगी कि कम? सर ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि अभी हमारे पास जोश है, हमारे पास एनर्जी है और हम भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारी स्पीड, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो शुरुआत में हम ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, धीरे धीरे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, तो बेटा एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब फाइनली हम बेहोश होके नीचे गिर जाएंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। तो जब आप किसी वर्क, किसी भी चीज को करते हो, तो शुरुआत में हम उस जब वर्क को करते हैं तो बेटा हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। और मैं फिजिकली भाग रहा हूँ तो मैं बहुत स्पीड से भागूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं भागना शुरू करूंगा, मेरी समय के साथ एनर्जी जो है वो कम होने लगेगी। आप बोलोगे अरे नहीं सर, आप टेंशन मत लो, मैं साथ साथ जूस पीता रहूंगा, मैं खाना खाता रहूंगा। बेटा वो पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? जितनी तेजी से आप एनर्जी लूज कर रहे हैं, उतनी तेजी से आपको जूस एनर्जी देगा नहीं। तो बेटा अल्टीमेटली क्या होगा, जब इंसान भागता भागना भागता 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 धीरे 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 स्पीड कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंसान बेहोश हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक भी कुछ ऐसा था। साइंटिस्ट ने बोला कि रदरफोर्ड, आप कह रहे हो कि ये न्यूक्लियस है और आप कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के आगे पीछे घूम रहा है। तो बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो इसके आगे पीछे घूमेगा तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी। धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होने लग जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, उसको एनर्जी कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। उसकी एनर्जी धीरे धीरे बेटा क्या होगी? कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन चलते हुए की एनर्जी कम होने लग गई तो बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा? सर रिड्यूस। इंक्रीज। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यही सबसे बड़ी चीज है बेटा जो आगे जाके साइंटिस्ट को दिक्कत देने वाली है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। रदरफोर्ड ने बड़ा अच्छा मॉडल ऑफ एन एटम बताया। उन्होंने बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आगे पीछे गोल गोल सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। लोगों ने कहा कि अगर आप कह रहे हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे घूम रहा है तो बेटा उसकी एनर्जी कम होगी ना। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है? हमको तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, प्लांट से। प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है? क्योंकि सन भी तो एटम का बना हुआ है, सन के अंदर भी तो एटम है, तो एटम के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे गोल गोल घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है तो वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा वो न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स। तो रदरफोर्ड, आप जो बात कर रहे हैं एटम की, आपका बनाया हुआ एटम तो क्या निकला, अनस्टेबल। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, hence atom will collapse। लेकिन हमने आज तक कभी भी किसी एटम को कोलैप्स होते हुए नहीं देखा। ये तो छोड़ो, हम एटम को कोलैप्स कर भी नहीं सकते। आप ये तो छोड़ो, आप इतनी एनर्जी नहीं लगा सकते कि आप एक इलेक्ट्रॉन को धक्का देके न्यूक्लियस के पास तक ले जा सकते हो, हम वो भी नहीं कर सकते। तो भाई फिर ये साइंस क्या चीज है, फिर ये एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी कहानी हमको है। जहां से एटम का स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम शुरू होती है, सॉल्यूशन तो बेटा अगली क्लासेस में आएगा, पर प्रॉब्लम समझना पहले बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा, हमारा कंक्लूजन रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से बेटा क्या आया था, वो ये आया था कि एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। तो ऐसे आप देख सकते हैं बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइंड होते हैं। ये तो बड़ा छोटा सा एटम है क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स इनके आगे पीछे बेटा मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ्स के अंदर। ये तो मैंने आपको बड़ा छोटा सा दिखाया है, बड़ी स्लो स्पीड दिखाई है, पर इससे बहुत फास्ट स्पीड पे बेटा वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो आप देखो, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus at a very high speed and in fixed path called orbits या shells। ठीक है। Then drawback of Rutherford model of an atom, वही बात हमने बेटा अभी डिस्कस करी थी कि it could not explain कि एटम स्टेबल है कि नहीं है। सर क्या मतलब, ये देखो बेटा, एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी, जो बेटा हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। वो ये कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है। तो अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो एक दिन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। इसका मतलब है एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सर कैसे? ये देखो बेटा, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन घूमता 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 कहां पे आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास, और फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता एक दिन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, है ना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन टेक्स spiral path and should fall into the nucleus, लेकिन it does not happen। अब क्वेश्चन है, why this is the thing
हमको बेटा फाइंड करना है अपने आगे के चैप्टर के अंदर। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो न्यूक्लियस को अपनी जगह पे रखती है और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आगे पीछे हमेशा घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, घुमाती रहती है बेटा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब कोई काम होता है एनर्जी लूज होती है। आप मेहनत करते हो तो एनर्जी लूज होगी, आप काम करोगे तो बेटा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी, यूटिलाइज होगी। इन सब के आंसर निकालने के लिए बेटा हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इट सेज नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो नेक्स्ट चीज जो बेटा हम पढ़ेंगे वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।